चैप्टर्स 529, 530, 531, 532। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 529। नई दुनिया। वही मेहनत कीचड़ भरे दलदल में आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन मा ट्राइब की फौज जोश से भरी हुई थी। दाऊ ट्राइब की फौज को अपने में मिलाने की खुशी और एक फैसलाकुन जीत का नशा अभी भी हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। मा यिंगजिए एक घोड़े पर सवार था और जब वो अपने आसपास के जनरल्स और सिपाहियों को संतुष्टि से देख रहा था, तभी एक जासूस गू मास्टर उसके लिए जंग की ताज़ा रिपोर्ट्स लेकर आया। उसने डॉक्यूमेंट्स खोले और पढ़ा, हे ट्राइब और ल्यू ट्राइब की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहली लड़ाई ड्रॉ पर खत्म हुई और अभी दोनों एक दूसरे के सामने कैंप लगाकर बैठे हैं। सिचुएशन डेडलॉक है। ये लुई फौज पर रात में 7 फौजों के गठबंधन ने घाट लगाकर हमला किया। ये लुई संघ बहुत ताकतवर था और उसने एक के बाद एक CHEH रैंक 5 एक्सपर्ट्स को हरा दिया, लेकिन वो अकेला था और सिचुएशन को बचा नहीं पाया। अभी ये लुई ट्राइब की बची कुची फौज किंग एंड रीजन की तरफ भाग रही है। रैट किंग जियांग बाओ यानी यांग ट्राइब का न्योता स्वीकार कर लिया है और ऑफिशियल तौर पर उनके अलायंस में शामिल हो गया है। नूरतु की फौज ने अपना अभियान दोबारा शुरू नहीं किया है, बल्कि आराम कर रही है और बड़ी संख्या में तेंदुओं के झुंडों को पकड़ रही है। यह बैटल रिपोर्ट्स पढ़कर मा यिंगजिए खुशी से मुस्कुराया। ही लूलन और ल्यू वेनवू इस बार के इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए पॉपुलर कैंडिडेट्स हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों इतनी जल्दी आमने सामने आ जाएंगे। अच्छा होगा अगर दोनों का नुकसान हो। जब से ये लुई संघ को इमॉर्टल गू मिला है, वो अकेला ही एक पूरी फौज के बराबर है। लेकिन ये लुई ट्राइब पर अचानक से 7 फौजों का हमला, इसके पीछे जरूर स्नोई माउंटेन का हाथ है। मा ट्राइब एक सुपर ट्राइब बनने के लिए 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर नजर गड़ाए बैठे डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल से चुपके से हाथ मिला चुकी थी। मा यिंगजी मा ट्राइब का यंग ट्राइब लीडर था और इसलिए उसी ट्राइब्स के बीच होने वाले इन गुप्त सौदों की खबर थी। नॉर्दर्न प्लेन्स एक बहुत बड़े शतरंज के बोर्ड की तरह था और गू इमॉर्टल्स उसके खिलाड़ी थे। राइचस पाथ के गू मास्टर्स के अलावा डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स के भी अपने मोहरे द जिन्हें वो सपोर्ट करते थे। और हुआंग जिन ब्लडलाइन वाले ट्राइब्स जिंदा रहने का बेहतर मौका पाने के लिए डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। अगर वो इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई में हार जाते, तो यह ट्राइब्स अक्सर बर्फीले तूफान से बचने के लिए डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स के ब्लेस्ड लैंड्स में चले जाते थे। इमॉर्टल गू बहुत रेयर थे। ये लुई ट्राइब के सुप्रीम एल्डर ने ये लुई संघ को एक इमॉर्टल गू सौंपा था। ये इस खेल में एक दाव लगाने के बराबर था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बनाए नियमों के मुताबिक जब तक इमॉर्टल गू इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई में मॉर्टल्स द्वारा छीन जाते हैं, गू इमॉर्टल्स उन्हें वापस नहीं ले सकते थे। इतने बड़े दाव का उतना ही बड़ा रिस्क भी था। ये लुई संघ के पास इमॉर्टल गू होने की वजह से ही वो गू इमॉर्टल्स का निशाना बना। इसलिए उन्होंने 7 फौजों को ये लुई फौज पर घाट लगाकर हमला करने के लिए उकसाया। रैट किंग का यांग ट्राइब से जुड़ना मतलब रथ किंग और ईगल किंग यांगपो यंग का अलायंस, जिसकी वजह से ये कमजोर समझी जाने वाली यांग ट्राइब अब इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई जीतने की एक नई दावेदार बन गई है। लेकिन यांग ट्राइब की बुनियाद हमारी मा ट्राइब से बहुत कमजोर है और रथ किंग पहले से ही काफी कमजोर हो चुका है। वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। बेशक नूरतु को लेपर्ड किंग कहा जाता है, लेकिन उसके तेंदुओं के झुंड को भारी नुकसान पहुंचा है। फिर भी वो अपने पीछे के गू इमॉर्टल से मदद मांगे बिना खुद ही जंगली तेंदुओं के झुंडों को पकड़ रहा है। ये थोड़ा अजीब है। लेकिन कुल मिलाकर मेरी मा ट्राइब की सिचुएशन अभी भी बहुत बेहतर है। हमारे अगले दुश्मन हमसे कमजोर हैं। जब तक हम जीतते रहेंगे, दूसरे ट्राइब्स को निगलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, हमारे इंपीरियल कोर्ट में दाखिल होने की उम्मीदें बढ़ती ही जाएंगी। ये सोचते हुए मा यिंगजिए ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसकी यूनि में एक तेज रोशनी चमक उठी। एक मर्द की एम्बिशन और गोल्स यूज बड़े काम करने के लिए उकसा रहे थे। और उसी वक्त असजोश से भरी फौज के बीच एक छोटी सी लड़की एक गाड़ी में बैठी रो रही थी। लेडी सियो यून, अब और मत रोइए। आपके पिता की मौत एक दिल तोड़ देने वाली घटना थी, लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा, वरन आप भूख से बेहोश हो जाएंगी। छोटी लड़की के पास बेचैन फीकाई बड़े आनंदीपन से उसी तसल्ली दे रहा था। ये रोटी हुई छोटी लड़की कोई और नहीं, चाओ लियान यून थी। उसके पिता चाओ ट्राइब के लीडर पिछली बड़ी लड़ाई में शहीद हो गए थे। अपने प्यार करने वाले पिता का साया सर से उठते ही चाओ लियान यू को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उलट गई हो। उसके पिता की मौत की रात ही उसकी सौतेली मां ने नए चाओ ट्राइब लीडर से शादी कर ली और चाओ लियान यू की हैसियत एकदम से नीचे गिर गई। जांग में मौत तो होती ही रहती है, ये नॉर्मल है। मेरे पिता भी दूसरों के हाथों मारे गए थे। फेई काई ने जब देखा कि वो अभी भी रो रही है तो उसी समझाता रहा।
चाओ लियानियो ने रोते हुए अचानक अपना सर उठाया, अपनी आंसुओं से भरी एड़ी में एक अजीब सी नफरत लिए फी काई को देखा और उसी लात मारी। बेवकूफ, तुझे दिलासा देना भी नहीं आता। उसके दिल का दुख झूठा नहीं था। भले ही वो अजीब तरीके से इस दुनिया में आ गई थी और उसी आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके पिता का प्यार उसके लिए बिल्कुल सच्चा था। वो इस सच्चे प्यार के लिए बहुत शुक्रगुजार थी और धीरे धीरे यूएस पर उसकी निर्भरता सच्चे लगाव में बदल गई थी। लेकिन अब उसके पिता जंग के मैदान में मारे गए थे और वो अकेली और बेबस हो गई थी। मिसी, तुम यहां छिपी बैठी हो, सच में तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। चलो जल्दी मेरे साथ, तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है। उसी वक्त गाड़ी का पर्दा एक बुद्धि नौकरानी ने हटाया और चाओ लियानियो की पतली कलाई पकड़ ली। चाओ लियानियो छटपटाई और चिल्लाई, मेरी मां मर चुकी है, वो मेरी मां नहीं है। नहीं जाऊंगी, ये सब अब तेरे हाथ में नहीं है, बुद्धि नौकरानी ने गुस्से से कहा और जबरदस्ती चाओ लियानियो को गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश की। जब वो चाओ लियानियो की सेवा करती थी तो चाओ लियानियो उसके साथ बार बार शरारत और मजाक करती थी। ए फ्लैट, चाओ लियानियो की ऐसी हालत देखकर अस बुद्धि नौकरानी को बदला लेने का मजा आ रहा था। छोड़ दो लेडी सीओयो को, फेई काई चिल्लाया और बुद्धि नौकरानी को एक मुक्का मारा। इस भारी मुक्के से बुद्धि नौकरानी गाड़ी से बाहर गिर गई। वो उठी और अपनी आंख को छुआ जो चोट से नीली पड़ गई थी। वो तेज आवाज में चिल्लाई, ट्यून मुझे मारा, एक गुलाम की हिम्मत कैसे हुई एक आम नागरिक पर हाथ उठाने की? किसने दी तुझे इतनी हिम्मत? मैं तेरी शिकायत करूंगी, तू तो गया। तेरी जिंदा खाल उधेड़ दी जाएगी और तेरी लाश को धूप में सूखने के लिए लटका दिया जाएगा। बुद्धि नौकरानी बेहद गुस्से में थी और अपने बिखरे बालों और खौफनाक नजर से वो एक उछलती हुई बुद्धि मुर्गी जैसी लग रही थी। लेकिन उसकी चीख ने आसपास के लोगों का ध्यान जरूर खींचा। फेई काई ने अपनी मुठियां भींच लीं और गुस्से से बुद्धि नौकरानी को घूरते हुए चाओ लियानियो को अपने पीछे सुरक्षित रखा। चाओ लियानियो ने फेई काई का हाथ हटाया और गाड़ी पर खड़ी हो गई। उसके गोरे चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। उसने बुद्धि नौकरानी को देखा और तंज किया, क्या हुआ? तुम फी काई को सजा दिलवाना चाहती हो? ठीक है, करो शिकायत, लेकिन नियमों के मुताबिक तुम्हें पहले उसके मालिक को कंपनसेशन मांगने के लिए सूचित करना होगा। मदद जब ऐसी है तो जाओ यंग ट्राइब लीडर के पास। फेई काई लॉर्ड माइंग जी का खास गुलाम है। क्या? बुद्धि नौकरानी झटके से चिल्लाई। उसकी चीखें अचानक रुक गईं और उसके दिल का गुस्सा एक लहर की तरह शांत हो गया। पीछे सिर्फ बेहद डर रह गया। ये जोशीला बेवकूफ बच्चा सच में लॉर्ड माइंग जी का पर्सनल गुलाम था? और तो और, वो लॉर्ड माइंग जी का वो खास गुलाम था जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का ख्याल रखता था। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना पड़ता है। बुद्धि नौकरानी भले ही एक आम नागरिक थी जिसका दर्जा गुलाम से ऊंचा था, लेकिन जब फी काई माइंग जी का खास गुलाम था तो मामला अलग था। अगर वो सच में लापरवाही से शिकायत कर देती तो हो सकता था कि चाओ ट्राइब यूएसईवाई हाई बाली का बकरा बना देती। झटके के बाद वो बुद्धि नौकरानी जिसका बहुत अपमान हुआ था, उसका चेहरा उदास हो गया। उसने चाओ लियानियो को सख्ती से घूरा, छोटी लड़की, यंग ट्राइब लीडर माइंग जी का खास गुलाम भी तुझे बचा नहीं सकता। तू चाओ ट्राइब की है, मरने के बाद भी तू हमारे चाओ ट्राइब की भूत बनेगी। तेरी मां हमारे चाओ ट्राइब की मौजूदा ट्राइब लेडी है। मेरी बात ढंग से सुन, ट्राइब लेडी ने पहले हाईवे ट्राइब के सबसे बड़े यंग मास्टर से तेरी शादी तय कर दी है। ए फ्लैट, तमीज से पेश आ। क्या? चाओ लियानियो से अनजाने में चीख निकल गई। वे ट्राइब के सबसे बड़े यंग मास्टर से शादी करना तेरी किस्मत है। बुद्धि नौकरानी ने कमीनेपन से मुस्कुराते हुए कहा। चाओ लियानियो का पूरा शरीर कांप गया और वो गाड़ी के लकड़ी के तख्ते पर गिर गई। लेडी सीओयू, फेई काई ने जल्दी से उसी सहारा दिया। ये नज़ारा देखकर बुद्धि नौकरानी को बेहद खुशी हुई और वो बहुत संतुष्ट होकर चली गई। उसी अभी चाओ ट्राइब की ट्राइब लेडी को रिपोर्ट करना था। चाओ लियानियो बिना किसी भाव के थी। इस बड़े झटके ने उसी एक सुन्न और निराश हालत में छोड़ दिया था। वो फेई काई को यूएसईवाई गाड़ी में पकड़ने दे रही थी। 3 दिन तक वो गाड़ी के एक कोने में सिमटी रही, ना हिली ना बोली। फेई काई का समझाना बेकार गया और वो सिर्फ मजबूरी में उसी खाना खिला सकता था। चाओ लियानियो एक लकड़ी की कठपुतली जैसी हो गई थी। फेई काई को यूएसईवाई कंट्रोल करने दे रही थी। फेई काई भी उसके साथ हर वक्त नहीं रह सकता था और जब भी माइंग जी यूएसईवाई बुलाते वो तुरंत चला जाता। इस अचानक बदलाव और इस ठंडी सच्चाई ने चाओ लियानियो के एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उसी अचानक एक गहरा एहसास हुआ, एक ट्रांसमाइग्रेटर होना कोई खास बात नहीं है।
मैंने क्यों सोचा कि मैं इस दुनिया में तूफान ला सकती हूं जबकि मैं अपनी पिछली दुनिया में इतनी साधारण थी। ऊपर से नॉर्दर्न प्लेन्स में औरतों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें राजनीतिक शादियों के लिए एक सामान समझा जाता था। नॉर्दर्न प्लेन्स की औरतें सिर्फ मर्दों की बात मान सकती थीं और किसी मर्द के जबरदस्ती शादी के प्रस्ताव को माना नहीं कर सकती थीं। ये नियम जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। पहले जब उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के कामों के बारे में सुना था, उसी लगा जैसे वो एक कहानी सुन रही हो, एक हीरो की लेजेंड सुन रही हो। लेकिन अब वो खुद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा दी गई तकलीफ को झेल रही थी। औरतें कपड़ों की तरह होती हैं जबकि भाई हमारे हाथ पैरों की तरह। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का पसंदीदा जुमला था। उसने मर्द और औरत के दर्जे को एक बेहद अनुचित स्टार तक खींच दिया था। ए फ्लैट वो चाओ लियान यू के दिल में सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला इंसान बन गया था। कोई हैरानी नहीं कि सूजियान की रात में भागने की कहानी लोगों के दिलों में इतनी गहरी उतर गई, जिसने नॉर्दर्न प्लेन्स की औरतों को इसकी नकल करने के लिए उत्सुक कर दिया। किस्मत के फैसलों को चुपचाप सहने से बेहतर है कि पहल करके अपनी खुशी के पीछे भागा जाए। लेकिन इसमें अनजाने खतरे हैं। ये सोचते हुए चाओ लियान यू की इस गंदे माहौल में जीने की जागरूकता एक और परत गहरी हो गई। वे ट्राइब का सबसे बड़ा यंग मास्टर एक मशहूर निकम्मा है। वो सूअर की तरह मोटा है, चेहरे पर चेचक के दाग हैं और सिर्फ रैंक 1 पीक स्टेज पर है, लेकिन बेहद थरकी और मनमौजी है। उसकी इसी नाकाबिलियत की वजह से वे ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर का पैड उसके छोटे भाई को मिल गया। मैं इस सूअर से शादी नहीं करूंगी, भले ही मर जाऊं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं सिर्फ एक मोर्टल हूं, और क्योंकि मैं अभी 13 की नहीं हुई हूं, मैं अपना अपच जागृत नहीं कर सकती और कल्टिवेट नहीं कर सकती। ये भी हो सकता है कि मेरे पास कल्टीवेशन की काबिलियत हाई ना हो। और जिस इंसान ने मेरे पिता को मारा है वो डाउई है, एक रैंक 5 गू मास्टर जो एबमा ट्राइब से मिल गया है और अब अलायंस का एक बड़ा अफसर है। वे किस पर भरोसा कर सकती हूं? मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए? उलझन, हिचकिचाहट और डर ने चाओ लियान यू के दिल को भर दिया। चौथे दिन की सुबह फेई काई ने गाड़ी का पर्दा उठाया और खाना और साफ पानी लेकर अंदर आया। सुबह की रोशनी पर्दा खुलने के साथ अंदर आई और चाओ लियान यू के चेहरे पर पड़ी। चाओ लियान यून जाग गई, धीरे धीरे अपनी सूजी हुई इल्म खोली। खाना लाए हो? उसने फी काई के हाथ से खाना छीना और तेजी से खाने लगी। लेडी सियो यून, आप ठीक तो हैं? फेई काई इस बदलाव से खुश हुआ। हाँ, मैंने सोच लिया है, सबसे बेहतर है कि मैं खुद पर ही भरोसा करूं। भले ही मैं शादी के बंधन में बंध गई हूं, लेकिन यह तभी लागू हो सकता है जब मैं 16 साल की हो जाऊंगी। मेरे पास अभी भी वक्त है। चाओ लियान यू की निगाहें आग की तरह चमक उठी। आह, लेडी सियो यून, आप ये शादी नहीं मान रही हैं? फेई काई चूक गया। उसके ख्याल में नॉर्दर्न प्लेन्स में लोग अपनी किस्मत को स्वीकार ही कर लेते थे जब उनकी शादी तय हो जाती थी। चाओ लियान यू ने उंगली घुमाई और एकदम से जोशीले अंदाज में बोली, HMPH, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं बिल्कुल समझौता नहीं करूंगी। लेकिन मैं अभी ट्राइब में नहीं जा सकती और कुछ समय यहीं रहना पड़ेगा और तुम पर निर्भर रहना पड़ेगा, फेई काई। कोई प्रॉब्लम नहीं। फेई काई ने अपनी छाती थपथपाई, बेवकूफ़ी से हेस्ट हुए। चाओ लियान यून का दिल हल्का सा गर्म हुआ और उसकी आवाज़ नर्म हो गई। फी काई, तुम्हारे पिता भी जंग में मारे गए थे? हाँ, वो मारे गए। मैं इस वक्त बहुत दुखी था। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में मरना आम बात है। पिता जंग में शहीद हुए, उन्होंने शान की मौत पाई। फेई काई ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा सोचा था, जीतने वाला ही सब कुछ ले जाता है। चमकते हुए सिंहासन के नीचे हड्डियों का रास्ता होता है। चाओ लियान यू ने आह भरी, फिर गाली दी, क्या धोखा है, मैं इस दुनिया में आ गई और अभी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई कि मेरी किस्मत दूसरों ने तय कर दी, मुझे गुस्सा करने का भी मौका नहीं मिल रहा। एक चिट्ठी फैंग युआन के सामने रखी थी। ये खास चिट्ठी दुश्मन ने खुलेआम भेजी थी और एब कनिंग जेंटलमैन सन शीहू उसी लेकर आया था। फैंग युआन ने USEY खोला और पढ़ा। ये चिट्ठी खुद चैंग बियाओ ने लिखी थी, जिसमें वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था और बता रहा था कि कैसे वो अब एक दूसरे के खिलाफ थे। वो वुल्फ किंग को यूंग से पहले एक चर्चा के लिए बुला रहा था ताकि पुराने दिनों को याद किया जा सके। और इस वक्त वो चांग जियो को उसके पिता से मिलने दे सकता था। बदिया चाल, फैंग युआन ने तंज किया और चिट्ठी नीचे रख दी। इसी वक्त सन शीह मुस्कुराया। म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप और रैंक 5 लर्किंग सोल कोट गू दोनों आ चुके हैं। लेकिन अलायंस के बड़े अफसर इस चिट्ठी की वजह से हिचकिचा रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि लॉर्ड वुल्फ किंग अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वरन मुझे डर है कि ये म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप
चैप्टर 530। थोड़ी शक्ल सुधार रहा था ल्यू ट्राइब की डिफेंस लाइन कैंप के टेंट के अंदर। माँ, पिताजी कैसे इंसान थे? चांग जियो का चेहरा हिचकिचाहट से भरा था। काफी देर बाद उसने अपने दिल में जल रहा सवाल पूछ ही लिया। वो कभी चांग शनयिन से नहीं मिला था। उस वक्त जब चांग शनयिन की माँ जहर से मर गई थी और जब चांग शनयिन ने हातुगु के साथ मौत की लड़ाई लड़ी थी, तब चांग जियू अपनी माँ के पेट में एक अनजन्मा बच्चा था। उसकी माँ नीजू टोंग ने माथे पर बाल डाले और एक गहरी सांस ली। एक नॉस्टैल्जिकली टोन में बोली, मेरे बच्चे, क्या तेरा दिल डगमगा गया है? अपने मौजूदा हालत को मत भूल। अपने पिता की चिंता मत कर। वो नॉर्दर्न प्लेन्स का एक लेजेंड है। उस वक्त उसने अकेले ही हातुगु और डाकुओं को मार गिराया था। वो एक हीरो है जिसने लोगों के लिए एक बड़े खतरे को खत्म किया। चांग जियो ने अपनी माँ को बीच में ही टोक दिया। माँ, मैं ये संडे टू संडे कर थक गया हूँ। जन्म से ही मैं पूरी जिंदगी यही कहानियां सुनता आया हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ, जो भी करता हूँ, लोग कहते हैं, ओ देखो, आखिरकार चांग शनयिन का बेटा है। पिताजी आसमान में उड़ने वाले बाज की तरह हैं, जो ऊंचाई पर उड़ता है और जमीन पर अपनी परछाई डालता है। कुछ दिनों में मैं उनसे मिलने वाला हूँ। मेरा दिल बेचैन है। मैं बस उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। चांग जियू अभी बोल ही रहा था कि टेंट का पर्दा खुला और एक रोबदार, आधे उम्र का आदमी, जिसके पास एक पावरफुल ऑरा था, अंदर आया। यह चैंग ट्राइब का मौजूदा ट्राइब लीडर था, चैंग शनयिन का भाई, रैंक 4 अपर स्टेज विंड पाथ एक्सपर्ट, चैंग बियाओ। प्रणाम लॉर्ड सौतेला पिता। चांग जियो ने जल्दी से प्रणाम किया। मेरे बच्चे, पहले बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। चैंग बियाओ ने नरमी से कहा। जी। चांग जियो को टेंट से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही पर्दा बैंड हुआ, बाहर गार्ड्स के साथ टेंट में सिर्फ चांग बियाओ और नीजू टोंग अकेले रह गए। पति नीजू टोंग चांग बियाओ के गले लग गई। उसकी कमजोर और नाजुक ईन से आंसू बहने लगे। साई, मैं जानता हूं तुम इन दिनों बहुत परेशान रही हो। चांग बियाओ ने नीजू टोंग को गले लगा लिया और उसके बालों को नरमई से सहलाया। साथ ही उसने अपने गुवर्म का इस्तेमाल करके यूएस जगह को बाहर की दुनिया से आइसोलेट कर दिया। नीजू टोंग सिसकते हुए बोली, यूरो मुझसे फिर से चांग शनयिन के बारे में पूछ रहा था। मैं क्या कहूं? जानते हो, अभी अभी मेरा मन किया और मैं उसी सच बताने ही वाली थी कि वो चांग शनयिन का खून नहीं है, कि वो हमारे प्यार की निशानी है। चैंग बियाओ का शरीर कांप उठा। वो भी अपने दिल में एक बड़े संघर्ष और दर्द से गुजर रहा था। उसने गंभीरता से कहा, यह सब मेरी गलती है कि मैं नाकाम हूं। उस वक्त हम बचपन के दोस्त दी। चांग शनयिन अचानक से बीच में आ गया और तुम्हारी खूबसूरती पर लालच करने लगा। हमारी शादी के दिन उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं बस रात में चुपके से तुमसे मिल पाता था और उसी का नतीजा हमारा बेटा चांग जियू है। लेकिन उसके पैदा होते ही अगर उसके ब्लड लाइन की जांच होती तो सच सामने आ जाता और हम बर्बाद हो जाते। इसलिए मैंने और हातुगु ने मिलकर चांग शनयिन के खिलाफ साजिश रची। उसके बाद मैंने चांग शनयिन के भाई होने का फायदा उठाया और तुमसे शादी कर ली और चांग जियो को अपना गॉडसन बना लिया। इन सालों में भले ही ट्राइब की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन ये हमारी जिंदगी के सबसे खुशहाल साल हैं। चांग जियो को मैंने सफलता से यंग ट्राइब लीडर बना दिया, लेकिन इसीलिए तुम ये राज नहीं खोल सकती। एक बार ये राज खुल गया तो चांग बियाओ और नीजू टोंग को सरेआम शर्मिंदा किया जाएगा। उन्हें बदचलन जोड़ा कहा जाएगा और वो कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे। उन्होंने ट्राइब के एक एक्सपर्ट को भी नुकसान पहुंचाया था। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ट्राइब की हालत की परवाह नहीं की। यह सच में एक भयंकर जुर्म था। और चांग जियो के लिए वो शर्मनाक, नाजायज बच्चा कहलाएगा। चाहे वो उसका यंग ट्राइब लीडर का पैड हो या चांग बियाओ का ट्राइब लीडर का पैड, उनके छीन जाने का खतरा होगा, क्योंकि एम्बिशन वाले लोग उन्हें निशाना बनाएंगे। राइचस पाथ के अपने नियम होते हैं। इतने वक्त से चांग बियाओ अपने मारे हुए भाई की पत्नी का ख्याल रखता आ रहा था और अपने गॉडसन को अपने बेटे की तरह मानता था। ऐसी भाईचारा काबिले तारीफ था। ऐसी मेहरबानी की हर तरफ तारीफ होती थी। और ठीक इसी वजह से चांग बियाओ को एक छोटा सा फायदा हुआ और वो चांग ट्राइब का नया ट्राइब लीडर बन गया। एक बार ये सच सामने आ गया तो वो सब कुछ खो देगा। ट्राइब के एम्बिशन वाले लोग उसी नहीं छोड़ेंगे। चांग शनयिन को अपनी तरफ करने के लिए ल्यू वेन वो भी ये मौका नहीं छोड़ेगा। तब तक उसके पास एक ही रास्ता बचेगा, नीजू टोंग और अपने सगे बेटे चांग जियो के साथ भाग जाना और एक डेमोनिक गू मास्टर बन जाना। उसकी ट्राइब उससे नफरत करेगी और उसका पीछा करेगी। क्यों? लॉन्जेविटी हेवन हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है?
हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी हम ऐसी जगह अफेज हैं। असली गुनहगार तो चांग शन यिन था। वो एक बुरा इंसान है, उसकी तारीफ क्यों होती है? और हम बस एक नकाब पहन कर जी सकते हैं। अपने ही बेटे से झूठ बोल रहे हैं। नीजू टोंग फूट फूट कर रो पड़ी। वो बहुत इमोशनल थी। इन दिनों वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। जब से चांग शनयिन दोबारा सामने आया था, वो ठीक से सो नहीं पाई थी। उसका पुराना बुरा सपना फिर से लौट आया था, जिसने उसी गहरी चिंता में डाल दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि ल्यू ट्राइब अलायंस लीडर चांग शनयिन को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है? अगर चांग शनयिन मान गया, तो क्या हमें यूएस जिंदगी में वापस जाना पड़ेगा? चांग शनयिन अब हर जगह बदला ले रहा है। क्या उसी ये पता चल जाएगा कि हमने उसके खिलाफ साजिश रची थी? अगर वो ट्राइब में वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे? अपने प्रेमी की बाहों में लेते हुए नीजू टोंग ने अपनी गर्दन उठाकर कई सवाल पूछे। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सिचुएशन को इतना गंभीर मत समझो। चांग बियाओ ने अपनी जिंदगी की औरत को नरमी से समझाया। पहली बात, चांग शनयिन को अभी तक नहीं पता चला कि हम गुनहगार थे। वरन उसके नेचर के हिसाब से उसने कब का इसका ऐलान कर दिया होता और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी होती। उसी बस ये शक है कि चांग ट्राइब में कोई गद्दार है, लेकिन उसी नहीं पता कौन। ल्यू अलायंस लीडर चांग शनयिन को अपनी तरफ करना चाहता है। आखिर वो वुल्फ किंग है, एक एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर। कोई भी अलायंस उसका स्वागत करेगा और उसकी मदद लेगा। लेकिन लॉर्ड ल्यू वेनवू कोई आम इंसान नहीं है। वो अपने दिल में अच्छे से जानता है कि वुल्फ किंग को अपनी तरफ लाने की उम्मीद बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा इरादा फूट डालना और वुल्फ किंग के लड़ाई के जज्बे को कमजोर करना है। जरा सोचो, चांग शनयिन को चांग जी यू की असली पहचान के बारे में नहीं पता। वो सोचता है कि ये उसका बेटा है। एक बाप होने के नाते वो क्या सोच रहा होगा? खून पानी से गाढ़ा होता है। जब चांग शनयिन सोचेगा कि चांग जी यू उसके भेड़ियों के झुंड के हाथों मारा जाएगा, तो क्या वो आने वाली लड़ाई में पूरी ताकत से लड़ेगा? ऐसा है क्या? नीजू टोंग ने यह सुना और शांत हो गई। ठीक है, चिंता करना बैंड करो, मैं हूं ना। चांग बियाओ ने प्यार भरी निगाहों से नीजू टोंग की पीठ थपथपाई। टेंट प्यार की गर्माहट से भर गया। लेकिन इस तरह का माहौल कब तक चलेगा? ना तो चांग बियाओ और ना ही नीजू टोंग को इस पर कोई भरोसा था। वुश! एक शख्स बड़े लिजर्ड हाउस गू की खिड़की तोड़कर अंदर आ गिरा। कनिंग जेंटलमैन सनशीह जमीन पर फैला हुआ था। उसका चेहरा सूझा हुआ था और वो डर और गुस्से से भरे चेहरे के साथ जोर से चिल्लाया, वुल्फ किंग ने हमला कर दिया। वुल्फ किंग ने मुझ पर हमला किया। वो गद्दारी कर रहा है। वो हमें मार रहा है। मदद करो, मुझे बचाओ। सन शीह ही लू लैन का खास आदमी था। उसकी चीखों ने जल्दी ही कई गू मास्टर्स को अपनी तरफ खींचा। फैंग युआन ने HMPH किया, खिड़की से कूड़ा और सुन शीह को एक और लात मारी। सन शीह ने अपने गू वर्म को एक्टिवेट करने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ बच सकता था। लेकिन फैंग युआन ने ठीक वक्त पर अपना हमला बदला। अपने दाएं हाथ से मुक्का घुमाया और सुन शीह की नाक पर डे मारा। सन शीह करा उठा। जैसे ही वो जमीन से उठा, वो फिर से गिर गया। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी और उसके सामने के 2 दांत गिर गए थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन जो गू मास्टर्स आए दी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने चुपके से राहत की सांस ली। चाहे फैंग युआन हो या सन शीह, उन्होंने अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ये नियमों को तोड़ना नहीं था, ये सिर्फ एक छोटी सी हाथपाई थी। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो झगड़ा होना लाजमी है। जब बहस होती है, तो हाथ उठाना आम बात है। जब तक लड़ाई में गू वॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता, जहरीली कसम नहीं टूटेगी। चांग शनयिन, तू बहुत घमंडी है। तेरी बीवी और बच्चे दुश्मन के कैंप में हैं। मैं तो बस भलाई के नाते तुझे याद दिला रहा था, और तू गुस्से में आकर मुझे मारने लगा। तू जरूर गुनहगार है। सन शीह रेंगते हुए उठा, अपनी पतली आवाज में चिल्लाते हुए। इन शब्दों ने आसपास के गू मास्टर्स को आपस में बात करने पर मजबूर कर दिया। चांग ट्राइब और चांग शनयिन का रिश्ता सबको पता था। इन दिनों हे ट्राइब की फौज में इसी बारे में चर्चा हो रही थी। सन शीह की चालक और कमीनी निगाहों को देखकर फैंग युआन ने नफरत से हंसी उड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने मुंह से जवाब दिया, बम बम बम। फैंग युआन के हमले ताकत से भरे द भले हाई सन शीह के पास थोड़ी स्ट्रेंथ पाथ की बुनियाद थी, लेकिन वो फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ में किए गए भारी इन्वेस्टमेंट का मुकाबला कैसे कर सकता था? कुछ हाई मूव्स के बाद उसी फिर से जमीन पर पटक दिया गया। वो वहां पड़ा मार खाता रहा। वुल्फ किंग कमाल का है। भले ही वो एक एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर है, उसकी स्ट्रेंथ पथ की बुनियाद बहुत मजबूत है।
सभी हैरान थे। बहुत अच्छा मारा, मेन इस कमीने कनिंग जेंटलमैन को कब से पीटना चाहता था। कुछ फौज के बड़े अफसरों ने मुस्कुराते हुए सोचा, चांग शनयिन, तुझे क्या लगा मैं आसानी से पिट जाऊंगा? सन शीह को इतना मारा गया कि उसका शरीर दर्द से भर गया, उसका सर चक्कर आ रहा था और उसका दिल गुस्से और अपमान से भरा हुआ था। अभी भी बोलने की ताकत बची है। फैंग युआन ने HMPH किया और एक और बार मुक्कों की बारिश कर दी। सन शीह को अधमरा कर दिया गया, उसने खून की उल्टी की और उसके सामने के सारे दांत टूट गए, यहां तक कि उसके मुंह के पीछे के दांत भी हिल रहे थे। वुल्फ किंग कितना बेरहम है। सन शीह आखिरकार एक रैंक 4 एक्सपर्ट है, सोचो उसी इतना बेबस कर दिया गया, कितना कमजोर है। बेवकूफ। उसने जहरीली कसम खाई है और गू वॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लोज कॉम्बैट के मामले में वुल्फ किंग एक एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर है, वो सन शीह से जरूर दब जाएगा। चर्चाएं और तेज हो गईं, चाहे चांग शनयिन हो या सन शीह, दोनों हाई बड़े अथॉरिटी वाले लोग थे। अभी वो आपस में लड़ रहे थे। ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता था, सभी चमकती आंखों से देख रहे थे। सन शीह ने कमेंट्स सुने और अपमानित महसूस किया, उसने लगभग अपने दांत पीस लिए थे। भले ही उसके पास शायद ही कोई बचे थे। वो विरोध करना चाहता था, लेकिन ना तो उसकी ताकत और ना ही उसके मूव्स फैंग युआन के मुकाबले के वो मार नहीं सह सकता था। सहना होगा, मुझे सहना होगा। अगर मैंने एक गू इस्तेमाल किया तो मैं सच में हार जाऊंगा। मुझे अलायंस लीडर के आने का इंतजार करना होगा और मेरे लिए इंसाफ मांगना होगा, तब चांग शनयिन को पता चलेगा। सन शीह ने अपने दिल में चिल्लाया, अलायंस लीडर आ गए हैं। प्रणाम लॉर्ड अलायंस लीडर। आसपास के लोग अफरा तफरी में आ गए और जल्दी से रास्ता बना दिया। हे लूलैन, हाओजी ल्यू और दूसरे लोग यूएस जगह पर आए। ये देखकर ही लूलैन ने माथे पर बाल डाले और फैंग युआन से ठंडे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सन शीह का शरीर कांपा, एक अजीब सी ताकत का इस्तेमाल करके वो संघर्ष करते हुए उठा और चिल्लाया, अलायंस लीडर, प्लीज मेरे लिए इंसाफ कीजिए। प्लोप। उसके बोल पूरे होने से पहले ही फैंग युआन ने उसके सर पर पैर रख दिया और पूरे जोर से दबाया, जिससे सुन शीह का पूरा चेहरा मिट्टी में धंस गया। हे लूलैन जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। वुल्फ किंग, ये क्या कर रहे हो? वाई, ये गद्दारी कर रहा है, ये गद्दारी कर रहा है। सन शीह जोर से चिल्लाया, उसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ था और वो साफ नहीं बोल पा रहा था। फैंग युआन ने अजीब हंसी हंसी, ताकत लगाकर 3 बार पैर पटका, सन शीह की आवाज को मिट्टी में दफन कर दिया। सन शीह की नाक और मुंह बैंड हो गए, उसके सर पर भी भारी चोट आई, उसी चक्कर आ रहा था और दम घुट रहा था, उसके हाथ पैर जोर से छटपटा रहे थे, लेकिन वो फैंग युआन की ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकता था। हे लूलैन का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। फैंग युआन की निगाहें एक खंजर की तरह थीं, वो ठंड से उसी और उसके पीछे के गू मास्टर्स को घूर रहा था। तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसकी धुलाई कर रहा हूं। हे लूलैन ने गुस्से से फैंग युआन को घूरा, चिल्लाते हुए, वुल्फ किंग, मुझे साफ साफ बताओ, तुमने इसे क्यों मारा? क्या तुम सच में बगावत करना चाहते हो? फैंग युआन ने नफरत से हंसी उड़ाई, धीरे से बोला, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है ये ट्राइब लीडर, अगर मुझे बगावत करनी होती तो मुझे इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? ये कहते हुए उसने सुन शीह को छोड़ दिया। सन शीह पर से दबाव हटा और वो उछाल कर उठा, ऐसे हौंफने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। लेकिन फैंग युआन ने फिर से पैर रखा, इस बार उसके दाएं गाल पर। सन शीह ने दोनों हाथों से फैंग युआन के पैरों को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही कमजोर और बेजान हो चुका था। बस इसी तरह सरेआम किसी ने उसके चेहरे पर पैर रख दिया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। फैंग युआन ने धीरे धीरे और आराम से कहा, भले ही मैंने बगावत के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी साजिश मेरी बीवी और बच्चों पर हो। लड़ाई के दौरान मैं अपना काम करूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। तब तक अगर वो मर जाते हैं तो ये उनके लिए शान की बात होगी कि वो जंग के मैदान में मारे। जब से मैंने वुल्फ किंग ने ही फौज ज्वाइन की है, मैं रिश्तों की वजह से अपना स्टैंड नहीं बदलूंगा। लेकिन ये कहते हुए उसने अपना सर उठाया और घमंड से हंसा, मुझ पर शक करना तुम्हारा काम है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे जो भी म्यूटेटेड बीस्ट ग्रुप्स चाहिए वो मैंने अपने बैटल मेरिट से बदले हैं, ये एक फेयर ट्रेड है। मैंने तुम पर कभी कोई एहसान नहीं किया। हे ट्राइब लीडर, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप्स वापस ला सकते हो और मुझे उन्हें कंट्रोल ना करने दो। आने वाली लड़ाई में मेन वुल्फ किंग के नाम की कसम खाता हूं, मैं फिर भी पूरी ताकत से लड़ूंगा। तुम ही लूलन गुस्से से लाल हो गया।
फैंग युआन ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसी ही धमका दिया। शक करना तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम म्यूटेटेड वुल्व्स अपने पास रख सकते हो। अगर हम लड़ाई हारे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्या ही लूलैन उन्हें उसी नहीं दे सकता था? उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था, भले ही वो डार्क लिमिट इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर रहा था, उसी दबाने में मुश्किल होने लगी थी। उसी गू इमॉर्टल रेल्म में आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू की जरूरत थी। लेकिन वुल्फ किंग ने शोर मचाकर सबको इसके बारे में बता दिया था। अगर वो यूएसईवाई म्यूटेटेड बीस्ट ग्रुप नहीं देता तो फौज उसके बारे में क्या सोचेगी? वो सोचेंगे कि ही लूलैन ने वुल्फ किंग के होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि कहते हैं, जिस आदमी पर शक हो उससे काम मत लो और जिस आदमी से काम लो उस पर शक मत करो। अगर वो लड़ाई हार गया तो सभी लूलन को हाई दोषी ठहराएंगे। अच्छा, तुम कमाल के हो वुल्फ किंग। हे लूलैन की निगाहें ठंडी थीं, वो गुस्से से हंसा। ऑफकोर्स मेन वुल्फ किंग की वफादारी जानता हूं, लेकिन तुमने सुन शीह को क्यों मारा? वो तुम्हारा अलायंस का साथी है, दुश्मन सामने है, फिर भी तुम आपस में लड़ रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ही। फैंग युआन ने कंधे उचकाए। ये मेरी गलती है, क्योंकि ये संशीह कुछ ज्यादा ही बदसूरत दिखता है, उसी देखकर मेरा मन खराब हो गया। इसलिए मैंने उसी पीटा और उसकी शक्ल ठीक कर दी, जैसा सोचा था। अब वो पहले से काफी बेहतर लग रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्शन था, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। नियमों के मुताबिक मुझे सुनशीह को 10,000 बैटल मेरिट्स का हर्जाना देना होगा। चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। सनशीहा ने यह सुना और उसका गुस्सा उसके दिमाग तक चढ़ गया। उसने एक मुंह खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी गू मास्टर एक्सपर्ट्स को अपनी हंसी रोकने में नाकाम कर दिया। कितना मजा आया था। कई लोग जो इस कमीने सनशीहा से नाखुश थे। फैंग युआन का हमला उनके दिलों को सच में सुकून दे रहा था। यहां तक कि ताई बाई यून शेंग की निगाहें भी फैंग युआन की तरफ तारीफ से बदल गईं। उसी लगा कि भले ही ये चांग शन यिन बेरहम था, उसने अपने परिवार पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपनी सच्चाई और स्टैंड बनाए रखा। उसकी अपनी सीमाएं थीं और वो एक सच्चा मर्द था। हे लूलैन का चेहरा और भी काला पड़ गया। सनशीह उसका आदमी था। फैंग युआन का सर ए आम यूएसईवाई पीटना ही लूलन के चेहरे पर भी थप्पड़ मारने जैसा था। फैंग युआन ने आसानी से कह तो दिया, लेकिन उसके बैटल मेरिट्स अभी भी नेगेटिव में थे। लेकिन ही लूलन कर भी क्या सकता था? ल्यू ट्राइब की फौज से निपटने के लिए यूएसईवाई वुल्फ किंग की ताकत पर निर्भर रहना था। वुल्फ किंग को धमकाने का मतलब था कि वो उसी अपने ही कबीले के लोगों को मारने का पाप उठाने पर मजबूर करे, ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो और ही लूलैन यूएसईवाई ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सके। लेकिन जब धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो हे लूलन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था उसकी बात मान लेना। चैप्टर 531 भयंकर जंग 1 क्वार्टर। नॉर्दर्न प्लेन्स की सुबह और ठंडी होती जा रही थी। सफेद पाला घास के मैदान पर फैला हुआ था और लोग जब सांस छोड़ते तो मुंह से भाप निकलती थी। दोनों फौजें लाखों सिपाहियों के साथ आमने सामने खड़ी थीं। झंडे आसमान में लहरा रहे थे और फौज की बनावट जंगल की तरह घनी थी। ल्यू ट्राइब और ही ट्राइब ने पहली लड़ाई के बाद दर्जन भर से ज्यादा दिनों तक आराम किया और दोबारा संगठित होकर जंग का पैगाम भेजा था, और आज दोनों फिर से लड़ाई के लिए बाहर आ गए थे। दूसरे भाई, पिछली बार तुम गए थे, अब मेरी बारी है। मोशी क्वांग बेचैनी से चिल्लाया और बेसब्री से आगे बढ़ा। मोशी क्वांग के सफेद बाल लहरा रहे थे, उसकी काली त्वचा और तेंदुए जैसी एड़ी चमक रही थीं। उसका जोश तूफानी था जब वो चिल्लाया, किसे मरना है? ये काला जंगली फिर से। हे ट्राइब के बड़े अफसर मोशी क्वांग को देखकर गुस्सा और डर महसूस कर रहे थे। पिछली लड़ाई में कई रैंक 4 गू मास्टर्स मोशी क्वांग के हाथों मारे गए थे। मोशी क्वांग के क्रूर लड़ाई के तरीके ने लोगों को डरा दिया था। हे लूलैन ने एचएमपीएच किया, उसका चेहरा पहले से काफी शांत था। उसने में टेंट में 2 नए चेहरों को देखा। तुम दोनों में से पहले कौन जाना चाहेगा? यह दोनों गाओ यांग और जू जई द रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स, उनका डिमोनिक पाथ के ट्विन डीमंस का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने शुरुआती दिनों में डिमोनिक पाथ के ट्विन डीमंस ने ताई बाई यून शेंग की कृपा पाई थी और उसी चुकाने की कसम खाई थी। कुछ वक्त पहले ताई बाई यून शेंग ने एक लेटर गू का इस्तेमाल करके उन्हें बुलाने की कोशिश की थी, और कुछ दिन पहले उन्होंने खुद से ही ट्राइब की फौज का साथ देने का फैसला किया। इन दोनों के आने से ही ट्राइब और ल्यू ट्राइब की फौज के बीच का अंतर तुरंत भर गया और ही ट्राइब की ऊंची रैंक वाली ताकत पहले की तनावपूर्ण हालत से आजाद हो गई। डिमोनिक पाथ के ट्विन डीमंस एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे,
लेकिन चैलेंज का नियम यह था कि हर तरफ से सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ाई के लिए जा सकता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हे ट्राइब द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पहले ही चर्चा कर चुके थे। जू जई उठा और थोड़ा झुका, मैं जाऊंगा। हे लू लैन ने सर हिला दिया। मो शी क्वांग ने जू जई के आने को घूरा, एक खुशहाल चेहरा दिखाते हुए। एक रैंक 4 पीक स्टेज, अच्छा अच्छा, लेकिन तुम उतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे। उम्मीद है तुम कुछ ही मुक्कों में ढेर नहीं हो जाओगे। जू जई ने HMPH किया और एक गू एक्टिवेट किया। उसका शरीर फिर तेजी से एक टॉप के गोले की तरह आगे बढ़ा। मो शी क्वांग वहीं खड़ा रहा और अपने सूखे होठ चाटने लगा, हमले का सामना करने के लिए तैयार। बूम! जू जई बेरहमी से मो शी क्वांग से टकराया। एक ऐसी धमाकेदार आवाज हुई जैसे गरजती बिजली। ताकत के इस जबरदस्त टकराव से जू जई कुछ कदम पीछे हटा जबकि मो शी क्वांग सीधा हवा में उड़ गया। तीसरे भाई, संभाल के। ये आदमी डिमोनिक पाथ के ट्विन डीमंस में से जू जई है। वो स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करता है। ल्यू वेन वू ने में टेंट से ऊंची आवाज में याद दिलाया। हा, स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर? बढ़िया, मुझे ऐसे ही एक्साइटिंग दुश्मनों से लड़ना पसंद है। मो शी क्वांग ने चोट से खून थूका। वो जमीन से उछाल कर खड़ा हो गया। चोट ने उसी और भी उत्तेजित कर दिया था। उसकी कोयले जैसी काली त्वचा पर एक पागलपन का भाव आ गया। एक जोर की आवाज गूंजी, उसका ऑरा बढ़ने लगा और मो शी क्वांग जू जई की तरफ लपका। मौत को दावत दे रहा है। जू जई कमीनेपन से मुस्कुराया और आगे लपका। बूम बूम बूम! दोनों पक्ष क्लोज कॉम्बैट में उलझ गए। उनके हमले इतने तेज और भारी थे कि टकराव से धमाकों की एक श्रेणी पैदा हुई। मो शी क्वांग एक की पाथ गू मास्टर था और अपनी कमजोरी का इस्तेमाल दुश्मन के मजबूत पक्ष से लड़ने के लिए कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर जू जई के साथ इतनी घमासान लड़ाई में वो कमजोर नहीं पड़ रहा था। अजीब है, क्या ये मो शी क्वांग की और स्ट्रेंथ दोनों पाथ कल्टिवेट करता है? हे ट्राइब का कैंप हैरानी में था। ऐसा नहीं है, मो शी क्वांग लग रहा है जैसे वो क्लोज कॉम्बैट लड़ रहा है, लेकिन सच में उसके मुंह के शरीर पर नहीं लग रहे, बल्कि उसके शरीर पर एक पारदर्शी की कवच है जिसे वो ची एक्सप्लोजन गू का इस्तेमाल करके एक ही समय में फोड़ता है, जिससे स्ट्रेंथ पथ के बराबर की धमाकेदार ताकत पैदा होती है। कनिंग जेंटलमैन सन शीहो ने गंभीर आवाज में कहा। वो जांच पड़ताल में माहिर था और ध्यान से देखने पर वो मो शी क्वांग की चाल समझ गया। ची एक्सप्लोजन गू के साथ मिलकर ची आमर गू एक ऐसा हथियार बन गया था जो हमला और बचाव दोनों कर सकता था। गू मास्टर्स गू का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते थे। अक्सर अलग अलग गू वॉर्म्स का समन्वय एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रभाव पैदा कर सकता था। ये मो शी क्वांग सच में जबरदस्त है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को भाई जू जई को सीधे सीधे दबाते हुए देखा है। गाओ यांग का चेहरा गंभीर था। वो शुरू से ही लड़ाई देख रहा था। वो जू जई से बहुत अच्छे से परिचित था और समझता था कि जू जई पहले ही अपनी लगभग सारी ताकत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दुश्मन, हालांकि, इतनी आसानी से चल रहा था और साफ तौर पर काफी आराम में था। अचानक एक सूअर की पागलपन भरी दहाड़ हवा में गूंजी। एक विशाल सम्राट सूअर का पशु भूत जो एक हाथी जितना बड़ा था और जिसका प्रभाव शानदार था, हवा में प्रकट हुआ। विशाल सम्राट सूअर एक म्यूटेटेड सूअर था। उसकी ताकत को कम नहीं समझा जा सकता था। दर्जन भर या उससे ज्यादा मूव्स के बाद जू जई ने आखिरकार एक पशु भूत निकाला। तुरंत उसकी हमला करने की शक्ति तेजी से बढ़ गई और मो शी क्वांग तैयार नहीं था जब भारी ताकत उससे टकराई और उसी जमीन पर लुढ़कने पर मजबूर कर दिया। जू जई ने मौके का फायदा उठाया और उसका पीछा किया और अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। विशाल सम्राट सूअर का भूत धीरे धीरे हवा से गायब हो गया और फिर से घना हो गया। इसके अलावा 2 और विशाल सम्राट सूअर के भूत भी प्रकट हुए। 3 विशाल सम्राट सूअरों की ताकत। बूम! भयंकर ताकत फूट पड़ी, जिससे जू जई के हर मौके से सोनिक बूम पैदा होने लगे। मो शी क्वांग ने एक संकट का एहसास किया और पागलों की तरह हंसा। दिलचस्प। आओ, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। उसने अपने मूवमेंट गू को एक्टिवेट किया और तेजी से ऊपर उठ गया। जू जई के 3 सूअरों की ताकत के हमले से आसानी से बच गया। जू जई का मुक्का जमीन पर पड़ा, जिससे पत्थर और मिट्टी हर तरफ उड़ते हुए एक बड़ा गड्ढा बन गया। मो शी क्वांग के सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे जब वो हवा में मंडरा रहा था। उसने फिर जू जई की तरफ मूके पर मूके बरसाए। ORA ORA ORA! मूके की एक उल्का वर्षा की तरह नीचे गिरी। जू जई बचाव करता रहा और साथ ही वार करके इन मुक्कों की को नाश्त भी करता रहा। लेकिन जल्द ही वो कमजोर पड़ने लगा। एक की पात के दुश्मन का सामना करते हुए जू जई के स्ट्रेंथ पाथ की सबसे आम कमजोरी साफ दिखने लगी। वो फैंग युआन जैसा नहीं था जिसके पास स्ट्रेंथ ची गू हो।
जू जई के पास दूर से हमला करने के तरीके नहीं थे और मो शी क्वांग ने अपनी लड़ाई की रणनीति बदलकर उसी जल्दी ही दबा दिया। अच्छा नहीं है भाई, जू जई अगर ऐसे ही बचाव करता रहा तो टिक नहीं पाएगा। गाओ यांग जू जई की ताकत और कमजोरियों को जानता था और इस दृश्य को देखकर बहुत चिंतित था और उसने तुरंत लड़ाई में भेजे जाने की मांग की। हे लू लैन ने भी इस विपरीत परिस्थिति को देखा और तुरंत सहमत हो गया। एक मामूली वेरिएंट ह्यूमन, मैं तुझे सबक सिखाता हूं, गाओ यांग ने धीरे से चिल्लाया। उसके चारों ओर धुंध घूमने लगी और फिर एक रिबन में बदल गई जिसने उसे आगे धकेल दिया। ज्यादा लोग लाकर फायदा उठाने की सोचना भी मत। उयान बाईसंग ने एचएमपीएच किया और लगभग उसी समय हिल गया। उसकी गति बहुत तेज थी, उसने गाओ यांग को बीच रास्ते में ही रोक लिया। गाओ यांग जू जई के लिए चिंतित था और उयांग बाईसंग से लड़ने का उसका कोई मन नहीं था। उसने दूर से हाई क्लाउड रोप गू एक्टिवेट कर दिया। दूधिया सफेद धुंध उयांग बाईसंग के चारों ओर हो पड़ी और फिर एक रस्सी में बदल गई जिसने उसी मजबूती से बांध लिया। गाओ यांग बचाव करने और दुश्मनों को रोकने में माहिर था, जबकि जू जई हमला करने और जांच पड़ताल में माहिर था। दोनों के बीच का सहयोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से पूरा करता था। उयांग बाईसंग ने छटपटाया। बादल की रस्सी हिली और टूट गई और फिर से बन गई और दरअसल उसके बढ़ने के संकेत दिख रहे थे। उयांग बाईसंग गुस्से में आ गया और उसने अपने प्राइमेवल एसेंस को अपने अपचर में असुरा ज़ॉम्बी गू में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और एक ज़ॉम्बी में बदल गया। असुरा ज़ॉम्बी में बदलने के साथ उसका बचाव और ताकत तेजी से बढ़ गई। उयांग बाईसंग ने दहाड़ मारी और 3 गुना ताकत से बादल की रस्सी को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने जमीन पर पैर पटका और हवा में उड़ गया। गाओ यांग को फिर से रोक लिया। असुरा ज़ॉम्बी 5 महान उड़ने वाले ज़ॉम्बी गू में से एक था। उसके पास स्वाभाविक रूप से उड़ने की क्षमता थी। गाओ यांग बस उयांग बाईसंग से उलझना नहीं चाहता था। उसकी भुएं गहरी हो गईं जब उसने उयांग बाईसंग को फिर से रोकते हुए देखा और समझ गया कि दूसरा मो शी क्वांग को जू जई को मारने के लिए समय देना चाहता है। ये सोचते ही उसने सीधे अपना तुरूप का पत्ता गू एक्टिवेट कर दिया। रैंक 5 ट्रेचरस क्लाउड वेव गू। उसका प्राइमेवल सी तेजी से नीचे गिर गया, लगभग आधा हो गया। एक गाड़ी जितना बड़ा भूरा बादल जिसके अंदर गहरी लाल रोशनी तैर रही थी उमड़ा और तेजी से उयांग बाईसंग की तरफ उड़ा। उयांग बाईसंग इधर उधर घूमा और कुछ बार बच गया, लेकिन ये बादल एक साए की तरह उसका पीछा करता रहा और आखिरकार उसी धक लिया। जिस पल उयांग बाईसंग ट्रेचरस क्लाउड वेव गू से टकराया, उसी लगा कि उसकी दिशा का ज्ञान खो गया है। उसका दिमाग बेहद धीमा काम कर रहा था और उसके विचार कई गुना धीमे हो गए थे। वो पूरब और पश्चिम में अंतर नहीं कर पा रहा था और यहां तक कि ऊपर नीचे दाएं बाएं का एहसास भी खो बैठा। एक पाल के लिए जब वो भौर बादल में ढाका हुआ था, वो एक बिना सिर की मक्खी जैसा था जो आसमान में इधर उधर भटक रही थी। मो शी क्वांग, ज़ायडा हवा में मत उड़। गाओ यांग ने उयांग बाईसंग को छोड़ा और आखिरकार समय पर जू जई की मदद के लिए पहुंच गया। दोनों ने अपनी ताकत मिला दी और उनकी गहरी समझदारी के साथ, यहां तक कि मो शी क्वांग जो कि क्रूर और निडर था, धीरे धीरे दबने लगा। लेकिन तीनों ने 20 से ज्यादा मूव्स नहीं किए थे कि उन्होंने उयांग बाईसंग की चीख सुनी, असुरा रूप। तुरंत 6 मोटे हाथ जो ऐसे लग रहे थे जैसे कांसे से बने हों, भौर बादल से बाहर निकले। बाहर से कोई भी धुंधली सी आकृति देख सकता था। भौर बादल के अंदर गुब्बारे की तरह फूल रही थी। उयांग बाईसंग ने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। उसकी लड़ाई की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसका शरीर हिला, जिसने अंधेरे और रोशनीहीन भौर बादल को हिलाकर फैला दिया। तुम कमीन बदमाशो, मारो। उयांग बाईसंग पूरी तरह गुस्से में था जब वो हवा में उड़ा और मो शी क्वांग के साथ गाओ यांग और जू जई पर हमला किया। ऐसे एक एक्सपर्ट के लड़ाई में शामिल होने से जू जई और गाओ यांग को मजबूरन बचाव करना पड़ा। सिचुएशन टेकी रूप से एक संकट में बदल गई थी। अलायंस लीडर गाओ यांग और जू जई हमारे लिए जरूरी एक्सपर्ट्स हैं, हम उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते। ताई बाई यून शेंग ने देखा कि सिचुएशन बिगड़ गई है और तुरंत बोला, सिर की बात सही है। हे लू लैन गंभीर था और अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। भले ही गाओ यांग और जू जई उनके साथ आ गए थे, हे ट्राइब अभी भी ऊंची रैंक की ताकत के मामले में ल्यू ट्राइब से कमजोर थी। हे लू लैन ने अपना हाथ हिलाया और जैसा उसने फाइंग युआन को करते देखा था, उसने एक सर्वाग्राही जंग का आदेश दे दिया। आदेश भेजे दिया गया और फौज चलने लगी। ल्यू वेन वू ने तंज किया, तुम एक्सपर्ट्स के चैलेंज में जीत नहीं सके और अब झुंड बनाकर आ गए। अच्छा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बिगुल बजने लगे और जंग के ढोल ने मैदान ए जंग को हिला दिया। ल्यू ट्राइब की फौज भी निकल पड़ी। दोनों तरफ, दोनों के पास लाखों सिपाही थे, एक दूसरे की तरफ सैलाब की तरह बढ़े।
दोनों फौजों के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई, और जब वो कुछ 100 कदम दूर, गू मास्टर्स ने लगभग एक हाई समय में हमला करना शुरू कर दिया। एक पाल के लिए बड़ी संख्या में पिलफायर, आइसिकल्स, हड्डियों के भाले और हवा के खंजर दुश्मनों की तरफ उड़े। हल्के कवच, हड्डियों की ढालें, पानी की बाधाएं और हर तरह की रक्षात्मक क्षमताएं भी एक्टिवेट हो गईं। मूल रूप से सरल दृश्य सभी रंगों के एक शानदार चित्र में बदल गया था। बूम बूम बूम, दोनों तरफ से हमले लगभग एक ही समय में एक दूसरे पर गिरे। जैसे एक झील पर बारिश की बौछार गिरती है, लहरें फैलने लगी। सिर्फ कुछ बदकिस्मत गू मास्टर्स हाई इस घनाघोर हमले की आंधी में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। ज्यादातर गू मास्टर्स तब तक हमला करते रहे जब तक दोनों तरफ की फौज आपस में टकरा नहीं गई। जैसे दो सैलाबों का टकराव हो, खून के छींटे उड़े और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चैप्टर 532, भयंकर जंग, 2 क्वार्टर्स। एक ही बार में गाओ यांग, जू जई, मो शिक्वांग और उयांग बाईसंग की लड़ाइयां भी लोगों की बड़ी भीड़ से बाधित हो गईं। दोनों फौजें पूरी तरह से आपस में उलझ गईं जब लड़ाई की आवाजें उठी और आसमान को भर दिया। वाटरफॉल गू। इस अफरा तफरी भरी लड़ाई में वाटर डेमन हाउ जी लियू ने अपनी हथेलियों से धक्का दिया और एक विशाल धारा फूट पड़ी जो उसके सामने के गू मास्टर्स को बिना किसी अलायंस के भेदभाव के बहा ले गई। ग्रेट टोर्नेडो गू। एक बड़ा, गहरे हरे रंग का टोर्नेडो, दासियों मीटर ऊंचा, मैदान जंग में फैल गया। जहां भी वो गया, इंसान और जानवर हवा में उड़ गए और अपना संतुलन खो बैठे। टोर्नेडो शांत हुआ और उसके अंदर से चैंग बियाओ निकला। वो अपने हरे चोगे में हवा में तैर रहा था, उसका ऑरा जबरदस्त था। वो और हाओ जी लियू ज्यादा दूर नहीं थे। स्वाभाविक रूप से दोनों रैंक 4 एक्सपर्ट्स की निगाहें एक दूसरे से टकरा गईं। अगले हाईपैल, बिना किसी बकवास के, उन्होंने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। एक सुनहरी बिजली मैदान जंग में चमकी, उसके रास्ते में आने वाले सभी ही ट्राइब के गू मास्टर्स मारे गए। सुनहरी रोशनी बिखरी और एक शांत आदमी जिसके चौड़े कंधे और पतली कमर थी, सामने आया। ये पे यानफी था। चांग शनयन, आज मैं तेरा सर काटूंगा और यूएस वक्त जो हुआ उसका बदला लूंगा। पे यानफी लड़ाई के जोश से भरा हुआ था, उसके अंदर आग जल रही थी जब अचानक उसकी निगाहें टिकी और उसने वक्त रहते अपना डिफेंसिव गू एक्टिवेट कर लिया। उसके पीछे एक साय का गोला फटा। साया गहरा और रहस्यमय था, जो कई तलवारों के सायों में बदल गया और उसकी पीठ पर हमला किया, जिससे पे यानफी बुरी तरह से हिल गया। ये तुम हो, शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट। पे यानफी ने अपना संतुलन बनाया और यूएस गू मास्टर को देखा जिसने उस पर हमला किया था। उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। बायन सीशैन, जिसके चेहरे पर काला नकाब था, हंसी। लॉर्ड पे यानफी बहुत विनम्र हैं, उसने बहुत सम्मान से कहा, लेकिन उसके काम वैसे नहीं थे। काले साय वाली तलवारें फिर से एक चक्की की तरह प्रकट हुए, पे यानफी को घेरते हुए। तो मैं पहले तुम्हें ही मारूंगा। पे यानफी जोर से हंसा और आगे बढ़ा। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तुम दोनों कहां जा रहे हो? उयांग बाईसंग और मो शिक्वांग डेमोनिक पाथ के ट्विन डीमंस के सामने आ गए। गाओ यांग और जू जय को बुरा लगा, वो बस उयांग बाईसंग और मो शिक्वांग के साथ लड़ाई जारी रख सकते थे। जैसे जैसे गू मास्टर एक्सपर्ट्स लड़ते रहे, उनके लड़ाई के घेरे अलग अलग इलाकों में बन गए और अफरा तफरी भरा मैदान जंग धीरे धीरे साफ होने लगा। 10 से ज्यादा बड़े लड़ाई के घेरों में रैंक 4 से 5 के एक्सपर्ट्स थे। बड़े घेरों के बाहर छोटे लड़ाई के जी हे अदर जिनमें रैंक 3 गू मास्टर्स मुख्य ताकत थे। छोटे घेरों के बाहर कम रैंक के गू मास्टर्स ग्रुप्स में बनकर टीम्स में लड़ रहे थे। मुख्य कमांडर के रूप में ही ल्यू लन और ल्यू वेन वो अपने मुख्य टेंट्स में बैठे लड़ाई की स्थिति पर नजर रखे हुए थे। कभी कभी वो आदेश देते और अपनी एलिट सेनाओं को मैदान जंग के इलाकों में भेजते ताकि स्थिति को स्थिर किया जा सके या अपने फायदे को बढ़ाया जा सके। विशाल मैदान जंग से जल्द ही खून की गहरी गंध आने लगी। गू मास्टर्स गिरते रहे, कुछ बर्फ के टुकड़ों में बदल गए जबकि दूसरे जलकर राख हो गए, कुछ टुकड़ों में फट गए जबकि दूसरे जहर से मर गए। साफ सुथरा घास का मैदान एक अजीब दानव बन गया था, जो हर मिनट और सेकंड ताज़ा खून और जिंदगी निगल रहा था। लड़ाई इतनी घमासान थी, कुछ देर बाद ही लू लन और ल्यू वेन वू दोनों के पसीने छूट रहे थे। बड़ी संख्या में मौतों ने उनके दिलों को ठंडा कर दिया था। लड़ाई की तीव्रता ने लोगों के दिलों को सुन कर दिया था। स्थिति को बनाए रखने के लिए दोनों ने जल्दी से अपने तुरूप के एक एलिट सेनाओं को भेजे दिया। सिर्फ ब्लैक बैनर एलिट सेना और ग्रैंड व्हाइट एलिट सेना हाई इलाके को नियंत्रित करने के लिए बची थी। जैसे जैसे समय बीता, मौत और घायल कम होने लगे। आखिरकार धमाकेदार ताकत सिर्फ शुरुआत में ही दिखाई दी थी।
अब तक गू मास्टर्स ने प्राइमेवल एसेंस का घनाघोर खर्च अनुभव किया था और उन्होंने इसका उपयोग कम करना शुरू कर दिया था। इस तरह लड़ाई की तीव्रता कम होने लगी। लड़ाई एक डेडलॉक में आ गई। दोनों फौजें दो विशाल दानवों की तरह थीं जो बराबर की ताकत से मुकाबला कर रही थीं। कोई भी पक्ष एक छोटे से फायदे से आगे बढ़ सकता था जब तक कि वो विजयी ना हो जाए और मैदान जंग का विजेता ना बन जाए। हमारी हायर लेवल बैटल स्ट्रेंथ अच्छा कर रही है। वुल्फ किंग ऐप, जबकि रैंक 5 लर्किंग सोल कोड गू तुम्हारे हाथों में है, म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप के साथ, बाकी सब तुम पर है। हे लूलैन ने अपने गुवर्म से संदेश भेजा। लड़ाई की शुरुआत में ही फैंग युआन मुख्य टेंट में नहीं था, बल्कि मैदान जंग में कहीं छिपा हुआ था। उसका सही स्थान ही लूलन को भी नहीं पता था। फैंग युआन ने ही लूलन के शब्दों को प्राप्त किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने भेड़िया समूह को हरेक में लाया और दो दिशाओं में दौड़ने लगा। ल्यू ट्राइब के गू मास्टर्स ने अनजाने में उनका पीछा किया, लेकिन इस तरह उनकी सख्त बनावट ढीली पड़ गई। हाओ 800 से ज्यादा म्यूटेटेड भेड़ियों का एक समूह, जिसमें व्हाइट आइज वुल्व्स, ब्लड फॉरेस्ट वुल्व्स, फ्रेंजी वुल्व्स, शार्क फिन वुल्व्स थे। भेड़िया समूह एक तेज तीर की तरह था जो ल्यू ट्राइब के मुख्य कैंप की तरफ तेजी से बढ़ा। फैंग युआन का हमला एक घातक वार था। ये क्रूर और बेरहम था, दुश्मन के कमजोर स्थानों पर हमला कर रहा था। एक म्यूटेटेड बीस्ट की तकवीत, जैसा कि उम्मीद थी है। ल्यू वेनवू ने तेजी से आते भेड़ियों को देखा जिन्होंने उसकी बनावट को भांग कर दिया था। बड़ी संख्या में गू मास्टर्स भेड़ियों के हाथों मारे गए। उसने गहरे माथे पर बाल डाले। हे ट्राइब के गू इमोर्टल द्वारा म्यूटेटेड भेड़ियों की आपूर्ति की जानकारी आसानी से मिल गई थी। ये कोई राज नहीं था। ल्यू वेनवू अविचलित था। उसके पास भी ल्यू ट्राइब के गू इमोर्टल्स का समर्थन था, साथ ही पूरी ल्यू ट्राइब का। उसके पास इस म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप से निपटने के अपने तरीके थे। बेई काओ श्वान, अब हमला करने का समय आ गया है। ल्यू वेनवू ने अपने पास खड़े गू मास्टर को निर्देश दिया। बिकाओ चुवान का चेहरा भावहीन था। वो अपनी सीट से उठा और माथे पर बाल डाले। मैं सिर्फ 7 मिनट तक ही टिक सकता हूं। ल्यू वेनवू ने सर हिलाया। चिंता मत करो, आगे बढ़ो। बिकाओ चुवान मुख्य टेंट से बाहर निकला। उसका प्राइमेवल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था जब उसने असगू वर्म को एक्टिवेट किया जो उसने कुछ ही समय पहले प्राप्त किया था। घास और लकड़ी की ताजगी भरी ऑरा उसके शरीर से सोली के दायरे में फैल गई। इस ऑरा के दायरे में आने वाली सभी घास तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सांसों में वो एक आदमी से भी ऊंची हो गई। घास की बड़ी पत्तियां आपस में उलझ गईं। रैंक 2 के GHAS के सिपाही कठपुतलियों का निर्माण करते हुए जल्द ही 1000 घास के सिपाही कठपुतलियां बन गईं। बिकाओ चुवान ने अपना गू वर्म एक्टिवेट किया और जड़े रंग की रोशनी बरसने लगी। घास की कठपुतलियां हरी बारिश के पानी में नहा गईं और उनमें से एक हिस्सा रैंक 3 रैटान शेल ग्रास सोल्जर्स में आगे बढ़ गया। उसी समय रैंक 2 के GHAS की कठपुतलियां अभी भी बढ़ रही थीं। बिकाओ चुवान ने फिर से अपना गू वर्म एक्टिवेट किया और एक नारंगी हवा घास के मैदान पर चलने लगी। जैसे ही हवा चली, रैटान शेल ग्रास सोल्जर्स का एक हिस्सा रैंक 4 ग्रास स्वॉर्ड एलीट सोल्जर्स में आगे बढ़ गया। खाली सेंट्रल कैंप जल्दी ही घास के सिपाहियों की एक फौज से भर गया। एक ही बार में ये मैदान जंग का सबसे घना इलाका बन गया। तेजी से आगे बढ़ते म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप को इन बाधाओं ने रोक दिया। फैंग युआन ने माथे पर बाल डाले। उसने पूरे मन से नियंत्रण किया। वो ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ की पीठ पर छिपा हुआ था। उसका शरीर रैंक 5 लर्किंग सोल कोड गू में लिप्त हुआ था। ये एक हरे भौर रंग के भेड़िए की खाल के चोगे जैसा था। लर्किंग सोल कोड गू सच में कमाल का था। इसने फैंग युआन की आत्मा को छिपा लिया था और उसी अपनी पूरी ताकत से हमला करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस समय फैंग युआन को लगा कि वो एक एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर के खिलाफ लड़ रहा है। बिकाओ चुवान ने GHAS के सिपाहियों की सेना को नियंत्रित किया जबकि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ए फ्लैट उसके एक शरीर में 2 आत्माएं थीं। वुल्फ किंग चांग शन यिन को हराने के लिए बी ट्राइब के एल्डर बिकाओ शेंग ने खुद को बलिदान कर दिया था और अपनी आत्मा बेइकाओ चुवान को SAUNP दी थी। ल्यू वेनवू के गू वर्म का इस्तेमाल करके बिकाओ चुवान ने बेइकाओ शेंग की आत्मा की शक्ति को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसी इस छोटे से समय में एक एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर की प्राप्ति हुई थी। बिकाओ श्वान मूल रूप से एक रैंक 4 एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था। वो भी ट्राइब का लीडर भी था। उसके पास एक क्लैन के संसाधन तक उसकी आत्मा की नींव कमजोर नहीं थी। बिकाओ शेंग की मदद से वो पंखों वाला एक शेर बन गया था। उसकी एंस्लेवमेंट पथ की लड़ाई शक्ति बढ़ गई थी। सिवाय इसके कि इस कदम के बड़े दुष्परिणाम थे। क्योंकि उसने किसी दूसरे की आत्मा का इस्तेमाल किया था, बिकाओ चुवान की आत्मा अशुद्ध हो जाएगी और उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी।
उसी अपने आत्मा को पोषण देने और इस समस्या को ठीक करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मा और संसाधन खर्च करने होंगे, विशेष आत्मा पाथ गु वॉर्म्स का इस्तेमाल करके। लेकिन अब हे ट्राइब की फौज को हराने और बदला लेने के लिए बिकाओ चुवान को परिणामों की परवाह नहीं थी। हे ट्राइब ने गाओ यांग और जू जई को अपनी ऊंची स्टार की लड़ाई शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए बुलाया था, और ल्यू ट्राइब ने अपनी निचली स्टार की लड़ाई शक्ति को पूरा करने के लिए ये तरीका सोचा था, बिकाओ चुवान की शक्ति को इंस्लेवमेंट पाथ मास्टर तक बढ़ाकर, ताकि वो फैंग युआन को रोक सके। एक ही बार में फैंग युआन के म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप को GHAAS के सिपाहियों की फौज ने मुश्किल से रोक लिया। हमने रोक लिया? हाँ, हे लूलैन, तुम हारने वाले हो। ल्यू वेनवू ने ये देखा और उसके दिल की चिंता गायब हो गई। वो जोर से हंसा और उसकी आवाज मैदानी जंग में गूंज उठी। कमीने, ही लूलैन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसे। स्थिति खराब थी। गाओ यांग और जू जई बड़े खतरे में थे, और जिस म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप पर उसने उम्मीद राखी थी वो दुश्मन के कैंप में फंस गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बिना किसी विकल्प के USEY ब्लैक बैनर सेना को हरेक में लाना पड़ा। भाइयों, आखिरकार हम ब्लैक बैनर के हमला करने का समय आ गया है। ब्लैक बैनर कमांडर ने यह आदेश प्राप्त किया और उत्साह से चिल्लाया। ब्लैक बैनर सेना को ही ट्राइब ने लंबे समय तक पाला पोसा था। ये बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करके बनाया गया तुरूप का इक्का था। जब उन्हें तैनात किया गया तो वो एक काले खंजर की तरह थे जो मैदान ए जंग में घुस गए उसी आसानी से टोफू की तरह काट रहे थे। पूरी ब्लैक बैनर सेना को बैटल विल से मजबूत किया गया था। वो बहादुर और अद्वितीय थे, मौत से नहीं डरते थे। वो अपनी मूल शक्ति का 120% प्रदर्शन कर सकते थे। फ्लैट और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हाँ? ल्यू वेनवू की एरू तेजी से चमकीन। वो ब्लैक बैनर सेना की हरकतों को घूर रहा था। जब उसने ब्लैक बैनर सेना को मैदान ए जंग के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए अपने सेंट्रल कैंप की तरफ बढ़ते देखा तो वो तुरंत ही लूलैन का इरादा समझ गया। तो तुम इस पर सब कुछ दाव पर लगा रहे हो, अपने फायदे को इकट्ठा करके घास के सिपाहियों की सेना को भेदने की कोशिश कर रहे हो। HMPH बिकाओ चुवान को चांग शन यिन को रोकने में इतनी मुश्किल हो रही थी, अगर ब्लैक बैनर सेना आ गई तो वो जरूर गिर जाएगा। तब तक हे ट्राइब को हल्का सा फायदा होगा और ये महत्वपूर्ण पशु समूह हमला करने के लिए आजाद हो जाएगा। ये सोचते हुए ल्यू वेनवू ने घमंड से हंसा, तुम्हारी ही ट्राइब के पास ब्लैक बैनर सेना है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर है। मेरी ल्यू ट्राइब के पास भी ग्रैंड व्हाइट सेना है जो उतनी ही मशहूर है। ब्लैक बैनर और ग्रैंड व्हाइट की प्रतिस्पर्धा 100 सालों से चली आ रही है। देखते हैं आज कौन जीता है। उसके आदेश पर ग्रैंड व्हाइट सेना ने सीधे अपने 3 किलर मूव्स में से एक को छोड़ दिया। ग्रैंड व्हाइट सेना से एक चुभने वाली सफेद रोशनी फूट पड़ी। सफेद रोशनी ने एक विशाल रोशनी का स्तंभ बनाया जो आसमान में घुस गया। रोशनी का स्तंभ ऊपर उठा, लेकिन एक पाल बाद यह आसमान से नीचे उतरा, इस इलाके पर निशाना लगाते हुए जिधर ब्लैक बैनर सेना आगे बढ़ रही थी। तीनों ब्लैक बैनर कमांडर्स ने इस परिचित किलर मूव को देखा और अपनी सेनाओं को सतर्क रहने का आदेश दिया। रोशनी का स्तंभ बिखरा और ग्रैंड व्हाइट सेना एक सख्त बनावट के साथ प्रकट हुई। ग्रैंड व्हाइट सेना पैदल सिपाही थे, जबकि ब्लैक बैनर सेना घोड़ों पर सवार थी। लेकिन गतिशीलता के मामले में ग्रैंड व्हाइट सेना बेहतर थी। यह इस किलर मूव की क्षमता के अलावा कुछ नहीं था। चैप्टर एंड।